Good morning, students. Today we are going to start Economics Chapter 1 Development. Previous वीडियो में मैंने आपको डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक्स समझाए थे. आपको सभी टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे. Today we will discuss these topics. First है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको HDR भी बोलते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है? Once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development, we begin to think of other creation. There could be a long list of such creation, but then it would not be so useful. What we need is a small number of the most important things. Health and education indicators, such as the ones we used in comparison of Kerala and Maharashtra, are among them. Over the past decades, so health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. For instance, Human Development Report published by UNDP compares countries based on the educational levels of the people, their health status and per capita income. तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है? अभी तक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इनकम ही एक क्राइटेरिया, इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं होता कंपेयर करने के लिए. यदि हमें किसी जगह का लेवल ऑफ डेवलपमेंट देखना है तो वह हम सिर्फ इनकम को देखकर हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट नहीं कह सकते. वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा. इनकम के अलावा हमें अदर क्राइटेरियाज को भी देखना पड़ता. तो जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी? UNDP ने. और UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है. और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कंपेयर करने के लिए. किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 3 चीज़ें होती हैं. पहले क्या होता है? एजुकेशनल लेवल. सेकंड होता है हेल्थ स्टेटस. एंड थर्ड होता है पर कैपिटा इनकम. इन तीनों क्राइटेरिया के बेस पर ही हम कंट्री को कंपेयर किया जाता है. जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाई दे रही है ब्लैक बोर्ड में. 1.6 टेबल है. टेबल नंबर 1.6 है. सब डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर. ये क्या है? इंडिया और उसकी जो नेबर कंट्री है उनके डेटा के बारे में बता रहे हैं. और ये जो टेबल है वो क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स बता रही है. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि श्रीलंका के बाद इंडिया के बाद म्यांमार, पाकिस्तान एंड नेपाल. अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? सबसे पहले GNP, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है? हर कंट्री की ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है? फिर क्या देखेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ जो है क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ क्या है? फिर लिटरेसी रेट, मतलब हर कंट्री का लिटरेसी रेट क्या है? मतलब 15 सालों से ऊपर वाले बच्चों की जो लिटरेसी रेट है वो क्या है? और HDI रैंक इन द वर्ल्ड में 2013 में वर्ल्ड में HDI रैंक क्या है? तो सबसे पहले ये टेबल आपको, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में आप बताएंगे. नेक्स्ट आपको ये टेबल आपको बनानी होगी और हर कंट्री के बारे में आपको GNP, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, लिटरेसी रेट और HDI पूरा आपको टेबल बना के आपको शो करना होगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रीलंका का जो GNP है वो कितना है? 1250 है.
लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ क्या है 74.3 है, लिटरेसी रेट 1.2 है, एसडीआई लाइन क्या है 73 है। इंडिया का जो जीएनपी है वो कितना 5150 पीपीपी है। फिर इसके बाद 66.4 लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ है, लिटरेसी रेट कितना 62.8 है और एसडीआई लाइन कितना है 135 है। म्यांमार 3998 लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ 65.2 एंड लिटरेसी रेट है 92.7 और 150। इसी तरह पाकिस्तान का देखेंगे तो 46502 क्या है पीपी है और इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 66.6, लिटरेसी रेट 54.9 और एसडीआई रेट कितना 146। नेपाल 2194 68.4 57.4 लिटरेसी रेट है और एसडीआई रैंक कितना है 145। अब आप बोलेंगे कि एसडीआई रैंक क्या होता है। एसडीआई स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या कहलाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहलाता है। एसडीआई रैंक्स इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 187 कंट्रीज इज ऑल। इस तरह से आपने देखा कि इंडिया का, यदि हम इंडिया को देखें तो इंडिया का जीएनपी कितना है 5150, मतलब श्रीलंका से कम है और इसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितना है 66.4 है, लिटरेसी रेट कितना है 62.8 है और एसडीआई कितना 135। यदि हम इंडिया को देखें अदर कंट्रीज, इसकी जो नेबर कंट्रीज है तो नेबर कंट्रीज के अकॉर्डिंग देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना 66.4 है, जो कि अदर कंट्री से कम है, क्योंकि श्रीलंका का 74.3 है। इधर देखेंगे तो इधर भी ये इक्वल है पाकिस्तान से। लिटरेसी रेट देखेंगे तो इंडिया का लिटरेसी रेट भी उतना नहीं है जितना श्रीलंका और म्यांमार का है। इसी तरह से एसडीआई रैंक देखेंगे तो एसडीआई रैंक भी म्यांमार और पाकिस्तान और नेपाल से इसका एसडीआई रैंक कम है। तो इस तरह से हमने इंडिया के बारे में देखा। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है उसके लिए हमें 3 चीज़ें देखना जरूरी होता है। एक तो एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। इन 3 क्राइटेरिया के आधार पर हम कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने अगर देखा तो हमने क्या क्या देखा, जीएनपी को देखा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ देखा, लिटरेसी रेट को और एसडीआई को। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या यदि हम कंट्री को दूसरी कंट्री से यदि कंपेयर करते हैं तो क्या करेंगे, हमें इनकम के अलावा जीएनपी को देखना होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ को देखना होगा, लिटरेसी रेट को और एसडीआई रैंक को देखना होगा। तो इस तरह से मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बताया और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश की थी वो यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश की जाती है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, आप इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी जो होती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश की जाती है और वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इसको पूछा जाता है। और पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम एक ही होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आ जाती हूँ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, support for the present that a particular country is quite development. We should certainly like this level of development to go up further or at least be mentioned for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, the scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainability. Groundwater is an
एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर क्या है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। दीज रिसोर्सेज आर replenished by the nature as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused by, for example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing their resources. Sustainability development क्या होता है? मान लो आज कोई भी कंट्री काफ़ी डेवलप्ड है, हम चाहेंगे कि यह लेवल ऑफ डेवलपमेंट और आगे भी जाए। यदि कोई कंट्री डेवलप्ड है तो हमारे मन में क्या है कि कंट्री और अधिक डेवलप्ड हो या फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए ये मेंटेन रहे। लेकिन 20वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ से बहुत सारे साइंटिस्ट ने यह वार्निंग दी कि प्रेजेंट टाइप और जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या है? नॉन सस्टेनेबल है। ग्राउंड वाटर ही क्या है? रीन्यूएबल सोर्सेज है और यह रिसोर्सेज नेचर द्वारा रिप्लेनिश होता है, जैसे कि क्रॉप्स और प्लांट्स में होता है। लेकिन यह रिसोर्सेज का क्या है? ओवर यूज है। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वे होते हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, एक तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कई सालों के यूज़ के बाद खत्म हो जाते हैं और हमारी अर्थ में वे फिक्स्ड स्टॉक में होते हैं और वे रिप्लेनिश नहीं होते। हम नए रिसोर्सेज को भी डिस्कवर करते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के परिणाम से नेशनल और स्टेट तक ही सीमित नहीं होती। यह इश्यूज किसी रीज़न या नेशन के लिए नहीं होता। हमारे फ्यूचर में एक दूसरे से कांटेक्ट होते, जुड़े होते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एक नया एरिया ऑफ नॉलेज है जिसमें साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर और दूसरे सोशल साइंटिस्ट एक साथ मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। अधिकतर हमने क्या देखा है कि डेवलपमेंट या प्रोग्रेस लगातार होने वाला एक सब्जेक्ट है। इस सोसाइटी के मतलब हम देखें तो हमें यह देखना होगा कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और हमारे गोल्स क्या क्या हैं। इस डेवलपमेंट पर हमेशा जो है डिबेट हमेशा लगातार बना रहता है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको अभी 2 टॉपिक समझाए। लास्ट टॉपिक था आपका, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा, अच्छे से समझिएगा, चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और जो भी एक्सरसाइज मैं सेंड करती हूँ, क्वेश्चन सेंड करती हूँ, उसके आंसर्स आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करिएगा और सभी क्वेश्चन आंसर्स लर्न करिएगा। अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।